नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम न्यूज पंच में। मैं हूं कृतिका। न्यूज पंच में हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं वो खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। फिर वो खबर चाहे देश से जुड़ी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत से या फिर आपके खुद के फायदे की हो, खबर से जुड़े हुए हर पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने सहयोगियों से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट, जिससे आप किसी भी खबर से अछूते ना रहें। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात विस्तार से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइंस के जरिए। और सबसे पहली और प्रमुख खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी। जी हां, एक बार फिर से एक सर्वे हुआ और इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर रहे और कई सारे नाम पीछे छोड़ दिए। और हैरानी की बात यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो टॉप 10 में भी नहीं आ पाए। आखिर कौन सी ये सर्वे रिपोर्ट सामने आई है और किस आधार पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां भारतीय जनता पार्टी के हौसले इस बार बेहद ही बुलंद है और ऐसे में 177 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा इस समय किया गया है। ये दावा किसकी तरफ से किया गया, क्यों किया गया, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी और खासतौर पर भारत के लिए भी, क्योंकि ईरान ने भारत के साथ दोस्ती निभाई है और हॉर्मुज स्ट्रेट का जो रास्ता है उसे भारत के लिए खोल दिया गया है। क्योंकि इन दिनों जब से पिछले कुछ दिनों से जब से ये संकट शुरू हुआ है, ये संघर्ष शुरू हुआ है, तब से लगातार जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको बंद किया गया था, लेकिन अब भारत के लिए इसे खोल दिया गया, यानी कि भारत के जो जहाज हैं वो आ जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके विस्तार से बात करेंगे तीनों ही प्रमुख खबरों पर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने हाल ही में एक सर्वे किया और यह सर्वे 2 से 8 मार्च तक किया गया था, जिसमें विभिन्न देशों के वयस्कों की राय के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई। और इस बार फिर से इसमें बाजी मार ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार टॉप पर बने हुए हैं 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ। और खास बात यह है कि लगातार तीसरी बार सत्ता में रहने के बावजूद उनकी लोकप्रियता लगातार बनी हुई है, जो उनके नेतृत्व की स्वीकार्यता को दर्शाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सूची में टॉप 10 से भी अपनी जगह नहीं बना पाए हैं और उन्हें सिर्फ 39% ही अप्रूवल रेटिंग मिली है। और इसी सूची में विश्व का आखिर कौन सा नेता दूसरे और तीसरे नंबर पर है, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं फिर टॉप पर पीएम मोदी। तो जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से टॉप पर हैं और एक बार फिर से सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया की बात करें या वैसे बात करें। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बनकर उभरे हैं। यूएस डेटा की तरफ से जो सर्वे किया गया वहां से ये रिपोर्ट सामने आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 68% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दुनिया के शीर्ष नेताओं में अव्वल बनाए रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस लोकप्रियता को। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा 2 मार्च से लेकर के 8 मार्च के बीच में ये पूरा सर्वे किया गया था और इस सर्वे के आधार पर ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वैश्विक समकक्षों से काफी ज्यादा आगे हैं और लोकप्रियता और मजबूत नेतृत्व को ये रैंकिंग दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मजबूत नेतृत्व है और साथ ही जो उनकी लोकप्रियता है, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और इसमें जिस सूची में प्रधानमंत्री अव्वल नंबर पर हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई सारे नाम पीछे छूट गए, क्योंकि इस सूची की अगर हम बात करें तो टॉप 10 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी जगह भी नहीं बना सके, क्योंकि ट्रंप को सिर्फ 39% ही अप्रूवल रेटिंग मिली। और दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने अपनी जगह बनाई है। और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो पार्मेलिन, उन्होंने अपनी जगह बनाई दूसरे स्थान पर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भी दूसरे स्थान पर ही रहे और दोनों नेताओं को 62% अप्रूवल रेटिंग मिली है इस सर्वे के मुताबिक। तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो तीसरे स्थान पर चेक गणराज्य के नेता बने, जो कि 57% की अप्रूवल रेटिंग के साथ।
और चौथे स्थान पर अर्जेंटीना के नेता रहे 56% अप्रूवल रेटिंग के साथ में। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो टॉप पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और काफी ज्यादा अप्रूवल रेटिंग के साथ में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो 24% अप्रूवल रेटिंग, और वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को 17% अप्रूवल रेटिंग इसमें मिली है। यानी कि पिछले कुछ सालों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व रहा है उसे सिर्फ देश में ही साथ नहीं दिया जा रहा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी लोग कहीं ना कहीं साथ में नजर आ रहे हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक नेतृत्व भी हम सभी लगातार देख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अगर हम देखें तो भारतीय राजनीति में भी एक नया इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा है, जिसमें 8,931 दिन का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। क्योंकि 7 अक्टूबर साल 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री वो सबसे पहले बने, जिसके बाद में 2001 से लेकर के 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने गुजरात के अंदर कई सारे बड़े कदम उठाए। गुजरात मॉडल भी विकसित हुआ, जिसको हम आज भी कहते हैं कि हर राज्य को वही उसी तरीके का मॉडल अपनाना चाहिए। जिसके बाद में 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली और दोनों पदों के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो दोनों पदों का कार्यकाल मिलाकर एक रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अरुण, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बात चाहे सोशल मीडिया की हो या फिर इस तरीके की सर्वे रिपोर्ट्स की हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और जो उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, जो उनका नेतृत्व है, उसको किस तरीके से देश के साथ साथ पूरे विश्व से सपोर्ट मिलता है, ये वो इस रिपोर्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं। अरुण, कृतिका, मॉर्निंग कंसल्ट केवल एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक तरह से अप्रूवल रेटिंग की बात कर रहा है। इससे पहले और भी कई इंस्टीट्यूशंस है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि प्यू रिसर्च सेंटर, इसने भी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी की अप्रूवल रेटिंग पर एक मोहर लगाई है। दूसरी प्रोमिनेंट बात कृतिका निकल करके ये आती है कि दुनिया भर में एक डिबेट रहती है कि जो लीडर्स बहुत रिफॉर्मिस्ट इन नेचर होते हैं वो सोशलिस्ट अप्रोच नहीं अपना पाते, सोशल मेजर्स नहीं ले पाते हैं, और जो वर्ल्ड लीडर्स सोशल मेजर्स बहुत लेते हैं, रिफॉर्म्स नहीं कर पाते इकोनॉमी के अंदर। लेकिन भारत की खास बात आप ये देखिए कि दिसंबर 2025 के अंदर ही स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 18 साल के बाद में भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया BBB के अंदर। अब इसका मतलब क्या है कि भारत के अंदर मैसिव रिफॉर्म्स हुए हैं और साथ ही साथ इस बात को भी मोहर लगाई S&P के अंदर कि भारत की जो इकोनॉमी है वो काफी मजबूत है शॉक्स या एक्सटर्नल शॉक्स को लेने की दिशा के अंदर। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि 800 मिलियन यानी कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन भी भारत जैसे देश में दिया जा रहा है। तो एक तरफ मैसिव रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, आप चाहे लेबर कोड्स की बात कर लीजिए, शांति एक्ट जैसे बिल की बात कर लीजिए, AI के मोर्चे पर बात कर लीजिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि जो सोशलिस्टिक अप्रोच रहता है, मेजर्स होते हैं जैसे कि 800 मिलियन लोगों को मुफ्त में राशन देना, 4 करोड़ आवास बना करके देना, साथ ही साथ देखिए कि DBT के तहत 50 लाख करोड़ का जो सीधे अकाउंट में देना जो बेनिफिशरीज होते हैं, और इसकी वजह से 5 लाख करोड़ की बचत कर लेना। ये तमाम वो मेजर्स है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बनाते हैं, एक रिफॉर्मिस्ट भी और सोशल मेजर्स लेने वाले लीडर भी। और शायद यही वजह है कि चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, या महिलाएं हो, या ऑफ कोर्स जो तमाम स्टेक होल्डर्स हो, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब सर्वेज होते हैं तो उस अप्रूवल पर वो मोहर लगाते हैं। और यही वजह है कि मॉर्निंग कंसल्ट हो या प्यू रिसर्च जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हो, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की अप्रूवल रेटिंग पर इसी वजह से मोहर लगाते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही अरुण, अगर हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी नाम इसमें शामिल है, लेकिन खास बात यह कि वो टॉप 10 में भी शामिल नहीं हो पाए। बिल्कुल, देखिए अप्रूवल रेटिंग डिपेंड करता है कि किस सैंपल साइज को लिया गया है और किन लोगों से सर्वे किया गया है। लेकिन आज देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कोविड जैसी जब महामारी आती तो हर देश कहता है हम केवल अपने बारे में सोचेंगे। वहीं भारत जैसा देश 200 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों को देता है, केवल खुद के लिए वैक्सीन नहीं बनाता है, क्योंकि कई देश ये कहते हैं कि हम दूसरा कोई देश वैक्सीन बनाएगा तो हम लगा लेंगे, लेकिन भारत खुद आत्मनिर्भर बनकर वैक्सीन बनाता है, 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देता है। अब जरा इस बात को सोचिए, जिन लोगों को भारत की बनी वैक्सीन मिली है, क्या वो भारत की लीडरशिप के ऊपर अप्रूवल रेटिंग पर मोहर नहीं लगाएंगे? दूसरी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है कि जब भी कोई त्रासदी आती है, साइक्लोन्स आते हैं, भारत हमेशा नेबरहुड फर्स्ट की बात करता है, सागर मिशन जैसे इनिशिएटिव्स की बात करता है। तो जो देश प्राइमरीली साइक्लोन में फंसे हुए हैं, वहां पर अनाज नहीं पहुंच पा रहा, तुरंत राहत की जरूरत है, तो भारत जब कहता है कि हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होंगे, तो क्या बताइए उस देश के जो जनता है, क्या वो भारत की लीडरशिप के ऊपर एक अप्रूवल रेटिंग पर मोहर नहीं लगाएगी? तो जाहिर सी बात है, आज जो भारत का जो एक स्टैंस रहता है वो ये है
कि भारत अपने बारे में सोचता है, वो कहता है कि हम खुद आत्मनिर्भर भी बनेंगे जी। और दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि हम दूसरे देशों की मदद भी करेंगे और उनके लिए भी हम सबसे पहले खड़े रहेंगे। और शायद यही वजह है कि जब 40 से ज्यादा देशों की अगर जो जनता है उनका अगर सर्वे किया जाता है, सैंपल कलेक्ट किया जाता है, तो यही सब जो वजह होती है वो अप्रूवल रेटिंग पर मोहर लगती है। और यही वजह कि चाहे कोई इंस्टीट्यूशन रिसर्च करे, ये अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर आना भारत की लीडरशिप के लिए जाहिर सी बात है बहुत लाइकली हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अगली महत्वपूर्ण खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार चुनाव आयोग चुनाव के दौरान किसी भी तरह से पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कई सारे कड़े कदम उठा रहा है। अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है, तो वहीं बीते कल सुबह ही ये संकेत मिल गए थे और शाम होते होते एक और अधिकारी पर गाज गिर गई। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 60 लाख विवादित निपटारों के बारे में भी जानकारी दी। तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं, जीत के तमाम दावे कर रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया और 177 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, ये बात उनकी तरफ से कही गई। जानेंगे एक एक अपडेट अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल में जारी चुनाव प्रचार, बीजेपी का बड़ा दावा। तो जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार इस समय लगातार जारी है और 2 सीटों से चुनावी मैदान में है इस बार शुभेंदु अधिकारी, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस वक्त बड़ा दावा किया गया है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की अगर हम बात करें तो जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं और नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से वो चुनावी मैदान में है इस बार। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बार 177 से ज्यादा सीटें जीतेगी, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है, एक सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा है कि मैं भवानीपुर की जिम्मेदारी लेता हूं और आप लोग नंदीग्राम की जिम्मेदारी लीजिए, ये बात उनकी तरफ से कही गई। दरअसल भवानीपुर सीट की अगर हम बात करें तो ये पारंपरिक सीट रही है भवानीपुर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की। और सीएम बनर्जी की अगर हम बात करें तो इस बार भी भवानीपुर से चुनावी मैदान में है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से इस बार दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर विस्तार से आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हौसले बुलंद है और इसको लेकर के ये दावा किया गया कि बीजेपी 177 से ज्यादा सीटें जीतेगी। आखिर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो एक बार आपको सुनाते हैं। এবারে আমি ভবানীপুরে গেছি, মোদিজি পাঠিয়েছেন আপনারা নন্দীগ্রামের দায়িত্বটা নেবেন, আমি ভবানীপুরের দায়িত্বটা নিলাম। দিচ্ছি বিজেপি 16তে 3, 21-এ 77, 26-এ 177 প্লাস।
तो नेता प्रतिपक्ष को आपने सुना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। 2 दिन का उनका ये दौरा है और इस दौरान वो तमाम लोगों के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और रणनीति भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से आखिर क्या कुछ कहा गया और किस तरीके से दावा किया गया है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। ये चुनाव टीएमसी के भय का से बाहर निकलने का चुनाव। जनता पूरी तरह से उसके भय के वातावरण से बाहर आना चाहती। जो टीएमसी के गुंडे तथा कथित कार्यकर्ता और उनकी सरकार, जो वसूली की सरकार चला रहे हैं, जो यहां की जनता के बीच में भ्रष्टाचार और अराजकता की सरकार चला रहे हैं, उससे मुक्ति चाहती, उस भय के वातावरण से बाहर आना चाहती। तो नितिन नवीन को आपने सुना। तो यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बीजेपी इस समय लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई, तमाम सभाएं की जा रही हैं, लेकिन इसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात चुनाव आयोग की करें तो चुनाव आयोग भी इस समय कई सारे कड़े कदम उठा रहा है। पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कई सारे अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है और अभी हाल ही में कल शाम एक और बड़ा कदम उठाया गया। पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव कराना इस समय चुनाव आयोग का लक्ष्य है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और एक और जिला निर्वाचन अधिकारी पर गाज गिरती हुई ये नजर आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मेदिनीपुर, जो पूर्व मेदिनीपुर है, वहां के जिला अधिकारी को हटा दिया गया है। यूनिस रिशिन इस्माइल के खिलाफ शिकायतें मिली थी और ये शिकायतें कल सुबह मिली थी और इन शिकायतों के मिलने के बाद में ये बड़ा कदम उठाया गया। दरअसल चुनाव की तैयारियों में संविदा कर्मचारियों को लगाया गया था, पूरा डाटा तैयार करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी और जब ये शिकायत मिली चुनाव आयोग को तो चुनाव आयोग ने इस पर पूरा सीधे तौर पर अतिरिक्त जो जिलाधिकारी हैं डीआईओ एनआईसी से स्पष्टीकरण मांगा। डीआईओ एनआईसी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में खुलासा किया कि जो संविदा कर्मचारी हैं वो डाटाबेस तैयार करने में लगाए गए हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई और एक और अधिकारी पर कार्रवाई होती हुई नजर आई। एक और अधिकारी पर गाज गिरी है, जिसको लेकर ममता बनर्जी भी लगातार परेशान है। लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से एक और जानकारी दी गई है उन आवेदनों की जिनको लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी। 60 लाख आवेदनों की बात की जा रही थी कि आखिर उनका निपटारा कैसे होगा। तो चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि 60 लाख में से 32 लाख से ज्यादा आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है, जिनमें से 12 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। ये तमाम जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है और अब आने वाले कल यानी कि शुक्रवार को दूसरी सप्लीमेंट्री सूची प्रकाशित की जाएगी और उसके बाद में हर रोज वेबसाइट पर सूची प्रकाशित करने का लक्ष्य चुनाव आयोग की तरफ से रखा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, चुनाव प्रचार इस समय जोरों पर है और ऐसे में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया कि 177 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जी देखिए, ये वाकई बड़ा दावा है क्योंकि भाजपा की तरफ से पहली बार जो यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं और जिन्होंने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों से दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कल नंदीग्राम में एक कर्मी सभा था, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि 177 प्लस इस बार भाजपा सीट जाएगी और भाजपा की सरकार होने वाला है। और साथ ही साथ जो बीजेपी के जो सर्वभारतीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उन्होंने भी कहा कि रिकॉर्ड तोड़ सीटें इस बार बंगाल से जीतेगी भाजपा। तो कहीं ना कहीं जाके भाजपा इस बार लग रहा है कि भाजपा के हर नेता इस बार काफी कॉन्फिडेंट है बंगाल को चुनाव को जीतने के लिए। और इधर आज भी आप देखें, आज राम नवमी के जो अष्टमी के ऊपर रामनवमी को लेकर जुलूस निकाले जा रहे हैं और भवानीपुर में भी एक बड़ा जुलूस निकला है, उसका भी तस्वीरें आ रहा है। तो सब मिलाकर इस बार भाजपा काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सौरभ। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष का आज है 27वां दिन और जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान ईरान की तरफ से किया गया और जो दुनिया के तेल कारोबार की सबसे अहम लाइफलाइन जिसे हम मानते हैं, जिसकी वजह से कई देशों में तेल संकट बढ़ गया। तो वहीं भारत की अगर हम बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट से खुशखबरी है। जी हां, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है।
हॉर्मुज स्ट्रेट दोस्तों के लिए खुला है, लेकिन दुश्मनों के लिए यह रास्ता बंद है। तो वहीं ईरान ने अमेरिका को 2 टूक संदेश भी दिया कि यूएस की शर्तों पर युद्ध नहीं रुकेगा। लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान ने किया अमेरिकी दावा खारिज। तो जी हां, आपको बता दें कि ईरान की तरफ से जो अमेरिका की तरफ से जो दावा किया गया था उसे खारिज कर दिया है और भारतीय कूटनीति का ये जलवा भी नजर आया है, क्योंकि इस वक्त आपको बता दें कि भारत के लिए खुशखबरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खुलकर अरागची का ये बयान सामने, उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो पूरी तरह से बंद नहीं है, भारत समेत 5 मित्र देशों के लिए खुला है और हॉर्मुज स्ट्रेट को इस वक्त हमारा जो एक और जहाज जगवसंत वो इस रास्ते को पार भी कर चुका है। कांडला पोर्ट पर आज पहुंचने की उम्मीद है इस जहाज की। हालांकि इससे पहले और भी कई जहाज भारत आ चुके हैं और अब जो जहाज वहां पर रुके हुए थे एक एक करके वो जहाज भी हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करते हुए जल्द से जल्द भारत पहुंचते हुए नजर आएंगे। यानी कि भारतीय कूटनीति का ये जलवा इस समय साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि ये नजर आया है, क्योंकि आपको बता दें और इसी पर सीधा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, सीधे तौर पर भारतीय कूटनीति का ये जलवा भी नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही अगर इस जंग की बात करें तो फिलहाल इस जंग के रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरीके के दावे यूएस की तरफ से किए गए कि बातचीत हो रही है, कुछ हल निकल रहा है, उन तमाम बातचीत और से सीधे तौर पर ईरान ने इनकार कर दिया है। देखिए, निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण स्थिति है उस मामले में कि पूरी दुनिया के नजरें जो लगी हुई है कि किसी तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में कोई सेटल्ड एग्रीमेंट हो जाए। इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात एक यह आ रही है कि G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है 26-27 तारीख को फ्रांस में, और उस G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल हो सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा फोरम होगा जब दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश है G7 दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी उसमें आमंत्रित किया गया है, वो भी वहां जाएंगे। तो कह सकते हैं कि ग्लोबल साउथ का जो सबसे बड़ा प्रतिनिधि है, ग्लोबल साउथ ये पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी जनसंख्या का विदेश मंत्री है, उनका वहां जाना निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका क्या तर्क देता है, क्या दलील देता है, इस तरीके से इस युद्ध से बाहर निकलने की उनकी योजना है, इस बारे में हो सकता है कि वो बताए और उसके बाद उस पर चर्चा होने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच में जो ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई है, ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों को यह अंदेशा हो रहा है कि कहीं और जो खतरनाक स्थिति में न पहुंच जाए। इन सबके बीच अखिलेश, अगर हम देखें तो हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को लेकर ईरान की तरफ से ये बात कही गई है कि दोस्तों के लिए ये रास्ता खुला हुआ है। निश्चित तौर पे उन्होंने कहा है, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने ये बात कही है। 5 देशों का उन्होंने नाम भी लिया है, भारत, रूस, चीन, इराक और पाकिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया है। तो बोला है कि 5 देशों के जहाज वहां से जा सकते हैं। तो एक बड़ी खबर है, निश्चित तौर पे उन्होंने एक लाइन ली है, एक साइड लिया है। लेकिन देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून के मुताबिक वो सबके लिए खुला स्पेस है, उस पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं था या किसी एक देश का स्वामित्व नहीं था। यह बात भारत ने भी कही है कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि युद्ध की स्थिति है, वहां संघर्ष किधर से मिसाइल कहां आएगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। और इस कोऑर्डिनेशन में ईरान से ही कोऑर्डिनेशन हो रहा था और ईरान के अलावा जो अन्य देश हैं उस इलाके के, उनसे भी कोऑर्डिनेशन हो रहा था, ताकि उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मान लो हमारा जहाज अगर निकल रहा है वहां से और कोई हमले कर दे, अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो, तो इस बात के लिए ईरान ने आश्वस्त किया है कि आपका जो जहाज होगा वो उस जहाज पर हम हमले नहीं करेंगे। और इसके अलावा उस इलाके के जो अन्य देश है उसके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, अमेरिका के साथ भी कोऑर्डिनेशन होता है, इजराइल के साथ भी कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये पूरा इलाका चूंकि खतरनाक है, इसलिए ईरान की तरफ से ये आश्वासन दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर भारत के लिए खुशखबरी और आज एक और जहाज जल्द भारत पहुंचने वाला है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।